नमस्कार आप सभी को। तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोन इनसाइट पर। तो साथियों, हमने जो हमारा टॉपिक शुरू कर रखा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने हमारे जो इसकी पहले वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स का, हमने डिटेल स्टडी की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके स्कोप क्या है, अच्छा इसका इंपॉर्टेंस क्या है और इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमने जो हमारी पिछली वीडियो में बात की थी, जो माइक्रो और मैक्रो को जो बेसिकली हमने दो भागों में बांटा था। क्या था, ये नॉर्वे के प्रोफेसर थे रैगनर फ्रीस, जिन्होंने क्या किया था, दो अलग अलग भागों में इकोनॉमिक्स को बांट दिया था। तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो जो हमारा मैक्रो वर्ड है, बेसिकली जो इंग्लिश का मैक्रो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैक्रो वर्ड है, ये मैक्रो वर्ड ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा। इट मीन्स क्या है, या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है, ये ए किसके लिए स्टैंड करता है, ए फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए, समग्र के लिए हमारा ए स्टैंड करता है। ये जो ग्रीक भाषा के मैक्रोज यानी कि बड़ा शब्द से जो ये हमारा मैक्रो लिया गया है, इट मीन्स क्या है कि एक बड़े लेवल पे, एक समग्र लेवल पे, यानी कि क्या करते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बेसिकली हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, होल इकोनॉमी के लेवल पे हम क्या करते हैं, चीजों की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी हमारा एग्जाम्पल लिया था कि मान लीजिए शू इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जूता उद्योग की अगर हम बात करते हैं, तो हमने बात की थी कि अलग अलग फर्में, जैसे एडिडास अपने अलग शूज बनाती है, पूमा अपने अलग शूज बनाती है, सेगा अपने अलग शूज बनाती है। तो ये क्या करती है, अलग अलग अपने शूज बनाती हैं। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें, यानी कि सेगा ने कितने शूज बनाए, प्यूमा ने कितने शूज बनाए, एडिडास ने कितने शूज बनाए, और इसके अलावा और जितनी फर्म है, जिन्होंने भी जितने शूज बनाए, जब हम सबको जोड़ देंगे तो उनके जोड़ने से जो टोटल आएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा जो जूता उद्योग है, जूता उद्योग ने कितना प्रोडक्शन किया था, वो हो गया एक समग्र लेवल, यानी कि पूरे जूते उद्योग का वो समग्र लेवल पे हमने निकाल दिया। इसी प्रकार क्या होता है, पूरी कंट्री के हम समग्र लेवल की बात करते हैं, जैसे पूरी होल कंट्री के अंदर हम इंप्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इन्फ्लेशन की, हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, हम जो हमारी फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं। तो इन सब जो चीजों की हम बात करते हैं, वो बेसिकली किसके अंदर हम बात करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने क्या किया, मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो अलग अलग इकोनॉमिक्स की अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो आप क्या करो, एक अच्छी सी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। तो प्रोफेसर बोल्डिंग साहब की डेफिनेशन है, उन्होंने क्या कहा है कि समष्टि आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। यानी कि प्रोफेसर बोल्डिंग साहब क्या कहते हैं कि जो समष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जो क्या करता है, जो कुल औसत यानी कि जो हमारा समग्र एग्रीगेट के समग्र का अध्ययन करता है, यानी कि जो हमारा कुल समूह है, टोटल हमारे जो समूह है, एग्रीगेट जो समूह हमारा, उसका वो क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा स्कोप, यानी कि इसका स्कोप क्या है, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स का हम स्कोप की बात करते हैं, इसके अक्षेत्र की बात करते हैं हम, स्कोप या इसका अक्षेत्र। ठीक है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या, क्षेत्र क्या है, स्कोप के बारे में हमने पढ़ा था कि स्कोप का मींस क्या, किसका सब्जेक्ट मैटर क्या, इसके अंदर चीजें क्या है, या टॉपिक्स क्या क्या है, या क्या क्या थ्योरीज हैं जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे या हम सीखेंगे। तो जो इसके अंदर सबसे पहले है, जो हमारी सबसे पहली थ्योरी है, वो है आय का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, स्कोप। स्कोप के अंदर जो पहला ही है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। तो देखो भाई, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो पहली हम थ्योरी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, यानी कि किसी भी कंट्री की क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम कितनी है, यानी कि एक साल के अंदर जो मतलब किसी कंट्री ने क्या किया, बेसिकली
कितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज उसने प्रोड्यूस की है और उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, वो हम क्या करते हैं, वो हम ज्ञात करने का काम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। हम कंप्लीट जो हमारे क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय के जो उसके सिद्धांत हैं, जो इसके मेथड है, जो मेजरमेंट की जो विभिन्न जो अलग अलग विधियां, और इसके अलावा क्या है जो इसकी सोशल अकाउंटिंग है, यानी कि जो सामाजिक लेखांकन है, जो सामाजिक लेखा, वो क्या करते हैं इसके अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत, तो देखो भाई, जो रोजगार यानी इंप्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, यानी कि क्या करते हैं हम किसी भी इकोनॉमी के अंदर टोटल इंप्लॉयमेंट की बात भी हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। जैसे अगर हम टोटल इंप्लॉयमेंट की बात करें, तो टोटल इंप्लॉयमेंट के अंदर जो इसको डिटरमाइन करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो इसके निर्धारण के कारक होते हैं, यानी कि समग्र मांग कितनी है, समग्र पूर्ति कितनी है, उसके अलावा मार्केट के अंदर क्या प्रोडक्शन लेवल कितना है, या कुल उपभोग कितना है, कुल निवेश कितना, इन्वेस्टमेंट कितना, इन सब चीजों का अध्ययन भी हम किसके अंदर करते हैं, बेसिकली रोजगार के सिद्धांत के अंदर करते हैं, या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसका भी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मुद्रा का सिद्धांत। मुद्रा का सिद्धांत यानी कि क्या पढ़ते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं, यानी कि मनी की जितनी भी हमारी क्या है अलग अलग थ्योरी है। यानी कि अगर हम बात करें जैसे मनी की थ्योरी का मीन्स क्या है कि जो हमारी क्या बेसिकली कंट्री के अंदर, यानी कि जो मनी की सप्लाई कितनी है, मनी की डिमांड कितनी है, तो उन सब चीजों की जो अगर हम स्टडी करते हैं, बेसिकली हम मॉनेटरी पॉलिसी का अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी का भी बेसिकली क्या करते हैं, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। तो उन सब चीजों को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, उन सब चीजों को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने का काम करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं सामान्य कीमत सत्र के बारे में। सामान्य कीमत सिद्धांत, सत्र का सिद्धांत, यानी कि सामान्य कीमत, यानी कि जो हमारा जनरल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें, तो जनरल प्राइस लेवल के बारे में भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पढ़ते हैं। यानी कि जनरल प्राइस लेवल की अब क्या चल रहा है, बेसिकली हमारे अंदर कई बार क्या आता है, कई बार बूम की सिचुएशन आ जाती है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। कई बार किसी चीज के प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, यानी कि डिफ्लेशन 20% आ जाती है। तो उन सब चीजों की भी स्टडी बेसिकली हम किसके अंदर करते हैं, उन सब चीजों की स्टडी की हम सामान्य कीमत स्तर के अंदर, यानी कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करने का काम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की हम थ्योरी का भी अध्ययन किसके अंदर करते हैं, बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। यानी कि क्या है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल क्या है, या किसी भी कंट्री के सामने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए, एक प्रॉपर लेवल को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए उसके सामने क्या क्या समस्याएं आने लग रही हैं, और उन समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से बेटर तरीके से कर सकते हैं। उन जो सब चीजों की स्टडी भी हम बेसिकली किसके अंदर हम करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही उनका स्टडी करने का हम काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का भी हम किसके अंदर अध्ययन करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि हमारा क्या है कि हम किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस कंट्री को इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। जैसे क्या कि टैरिफ क्या चल रहा है, कोटा क्या चल रहा है, ये सब जो चीजें, यानी कि संरक्षण की नीति चल रही है, या कोई भी कंट्री कितना टैरिफ लगा रही है, या वो कोटा के तहत कर रही है, तो इन सब चीजों की बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के अंदर आता है, उसके दायरे के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत, यानी कि हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि हम अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे, हमने बात की थी। लेकिन यहां हम क्या करते हैं, समष्टि लेवल पे, समग्र लेवल पे बात करेंगे। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का, यानी कि हमने बात की थी कि जो हमने प्रोडक्शन किया था, प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट के अंदर बेच दिया था, जो हमारी रेवेन्यू हुई थी, उस रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बांटेंगे कि भाई उद्यमी का कितना हिस्सा रहेगा, कैपिटल को क्या मिलेगा, लैंड को क्या मिलेगा, लेबर को क्या मिलेगा। इस प्रकार से अगर हम समग्र लेवल पे या समष्टि लेवल पे जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो हम किसके अंदर बात करेंगे, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही उसकी बात करेंगे। इसके बाद आती व्यापार चक्रों का सिद्धांत,
थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। देखो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे व्यापार चक्र होते हैं, यानी कि कभी क्या आती है, कभी बहुत ज्यादा तेजी आ जाती है, फिर मतलब बहुत ज्यादा मतलब डाउन में चला जाता, मंदी आ जाती, फिर रिकवरी स्टेज आती, फिर बूम आता, मतलब इस प्रकार से क्या रहता है, इस प्रकार से उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो जब हम इन चीजों की बात करते हैं, जैसे जो ये हमारे बेसिकली व्यापार चक्र होता है, जैसे इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है, हमारा रोजगार से रिलेटेड होता है, आय से रिलेटेड होता है, जो हमारा जनरल प्राइस लेवल से रिलेटेड होता है, इन सब चीजों का जो सर्कल आता रहता है, इनकी कभी तेजी कभी मंदी, तो उन जो चीजों का हम स्टडी करते हैं वो किसके अंदर करते हैं, व्यापार चक्र के अंदर हम उसकी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ स्कोप है, यानी कि ये कुछ क्षेत्र है मैक्रो इकोनॉमिक्स के जिन जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्ययन यानी कि नेशनल इनकम की हम स्टडी करेंगे, उसके बाद इंप्लॉयमेंट की स्टडी करेंगे, हम जो हमारी मनी की थ्योरी है उनकी स्टडी करेंगे, हम जनरल प्राइस लेवल की बात करेंगे, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ समग्र डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, और क्या हम करेंगे, बात करेंगे हमारे जो हमारे व्यापार चक्र हैं उनकी हम क्या करेंगे, बात करने का काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके लाभ क्या है, इसके यूजेस क्या है, उन सब चीजों की हम क्या करेंगे, इसके बाद बात करेंगे इंपोर्टेंस। ठीक है, यानी कि भाई जो इतना मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम अध्ययन करें उसके क्या क्या हमारे जो हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है। बेसिकली क्या होता था, जो हमारा यूएसए की आर्थिक मंदी आई थी 1929 के दौर में, उससे पहले लगभग जो हमारा फोकस था या हर चीज का फोकस था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही था। हर कोई इकोनॉमिक्स क्या था, जिनको हम बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फोकस क्या था कि वो चीजों को सेपरेटली तरीके से देखते थे, वो इंडिविजुअल लेवल पे देखते थे। कंज्यूमर का देख लिया भाई, कंज्यूमर को कितना कंजम्पशन करना है, या वो एक सिंगल एक फर्म की बात करते थे कि किसी भी फर्म को कितना प्राइस डिटरमाइन करना है, कितना प्राइस उनको निर्धारित करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, 1929 के अंदर यूएसए के अंदर महामंदी आई, तो यूएसए की महामंदी के बाद क्या हुआ था, केन्स नाम की यानी कि लॉर्ड केन्स जिनको बोलते हैं, वो नए इकोनॉमिक्स सामने उभर कर आए, जिन्होंने केन्जियन इकोनॉमी की स्थापना किया, स्कूल ऑफ केन्जियन, जो केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट उन्होंने बनाया था। तो उनकी एक पुस्तक आई थी, रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस नाम से उनकी एक बुक आई थी। इस बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली 1936 में उनकी बुक पब्लिश हुई थी। इस बुक के अंदर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया था कि समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर या मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, माइक्रो से ज्यादा मैक्रो के अध्ययन करना चाहिए, कि चीजों को हम समग्र रूप में देखना चाहिए। हमें चीजों को क्या देखना चाहिए, पूरी कंट्री के समग्र जो हमारी क्या है डिमांड है, जो हमारी समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है, हमारा समग्र जो हमारा क्या जो रोजगार लेवल है, समग्र जो हमारा इनकम लेवल है, उन सब चीजों का हमें क्या करना चाहिए, उन सब चीजों का अध्ययन करना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे, इस मंदी से अच्छे तरीके से बाहर आ पाएंगे। तो तब से क्या हो गया, जो केन्ज की पुस्तक आई थी 1936 में, 1936 की जो केन्ज की पुस्तक आई थी, जर्नल थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नाम से जो बुक आई थी, इस बुक के बाद जो क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन के समझने में सहायक, यानी कि जो अर्थव्यवस्था हमारी के सामूहिक, यानी कि जो इसके ग्रुप के तौर पे जो इसको इकट्ठा हम क्या करते हैं, जो सामूहिक संचालन के समझने में सहायक, संचालन के समझने में सहायक। ठीक है, यानी क्या है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था का जो सामूहिक संचालन, यानी कि जो कलेक्टिव है, यानी कि एक जो ग्रुप तरीके से जो इसका संचालन है, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि चीजें क्या हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई है चीजें। तो जब एक फैक्टर अच्छे तरीके से काम करेगा तो इकोनॉमी के अंदर दूसरा फैक्टर भी ऑटोमेटिक बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो इसकी जो हम स्टडी करते हैं सामूहिक रूप से संचालन की जो हम स्टडी करते हैं, वो बेसिकली किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। ये मैक्रो का अपने आप में एक बेनिफिट है, क्योंकि मैक्रो हमें बताता है कि अगर क्या है, अगर आपके मंदी आई हुई तो आप क्या करो, कुछ ऐसा करो कि लोगों की इनकम बढ़ जाए। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी, वो खरीदेंगे तो बनाने के लिए हमारे जो स्टॉक बिक जाएंगे, नई फर्में स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोडक्शन करने के लिए फर्में स्टार्ट होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो और ज्यादा खरीदेंगे, यानी कि हम मंदी से बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए क्या करता है, कलेक्टिव तरीके से जो हम इकोनॉमी को संचालन की बात करते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। दूसरी बात आती है आर्थिक नीति का निर्माण। आर्थिक नीति का
निर्माण। यानी कि हमें अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो हम इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे अच्छे से बना सकते हैं भाई, जब हमें समग्र लेवल पे डाटा होगा ना हमारे पास, हमें पूरा पता रहेगा कि किसी भी कंट्री के अंदर बेसिकली क्या रोजगार की क्या कंडीशन, यानी कि कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या कंडीशन है, या वहां की क्या करता है, वहां टोटल मनी सप्लाई का क्या खेल है, टोटल मनी यानी कि अगर हम मनी की बात करें, मनी की डिमांड क्या, मनी की सप्लाई क्या है, तो इन सब जो चीजों की बात होगी तो हम क्या कर पाएंगे, बड़ी बेटर तरीके से हम आर्थिक नीति का निर्माण कर पाएंगे। और किसी भी कंट्री के लिए आर्थिक नीति ही क्या करती है, उसके लिए बेस लेवल का काम करती है। जिस प्रकार से जितनी बेटर या जितनी खराब उनकी नीति होगी, उसी प्रकार से इकोनॉमी क्या करेगी, परफॉर्म करने का काम करेगी। इसके बाद आता है व्यापार चक्रों पर नियंत्रण। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, ठीक है। यानी कि हमने बात की थी इसके स्कोप के अंदर, हमने ट्रेड साइकिल की बात की थी, हम ट्रेड साइकिल पढ़ेंगे। यानी कि जो ट्रेड साइकिल बेसिकली आते हैं, यानी कि कभी मंदी आ गई कभी तेजी आ गई इकोनॉमी के अंदर, उनको क्या करेंगे, उनको पर हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अगर कंट्री के अंदर मंदी आ गई तो हम किस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे और किस प्रकार की फिस्कल पॉलिसी अपनाएंगे। यानी कि अगर मान लीजिए मंदी आ गई तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे ना कि लोगों के पास पैसा बढ़े, लोगों के पास इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े। अगर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तो वो क्या कर पाएंगे, वो ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो हम नई चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, तो कंट्री क्या करेगी, मंदी से बाहर आ जाएगी। अगर कंट्री के अंदर बूम आ गया, तेजी आ गई इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम लोगों से पैसे को खींच लेंगे। हम इस प्रकार की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम टैक्स भी बढ़ा देंगे, ताकि क्या लोगों से पैसा ज्यादा से ज्यादा ले लिया जाए। अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो कम चीजें खरीदेंगे, तो अपने आप जो डिमांड सप्लाई का क्या हो जाएगा, बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन, ठीक है। यानी कि क्या बात करें, यानी कि जो जर्नल लेवल, जो हमारा जर्नल प्राइस लेवल है बेसिकली, उसके अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसको भी कंट्रोल करने में हम क्या कर पाएंगे, मैक्रो इकोनॉमी हमें हेल्प करेगी। कैसे करेगी, जैसे हमने जर्नल प्राइस लेवल की बात की थी कि कई बार क्या हो जाता है, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको इन्फ्लेशन बोलेंगे, कई बार प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है जिसको हम डिफ्लेशन या विस्फीति बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से क्या कर पाएंगे, मुद्रास्फीति, यानी कि प्राइस बढ़ गए तो हम क्या करेंगे, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना के प्राइस को कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर मंदी आ गई या विस्फीति आ गई तो हम क्या करेंगे, जो हमारी खुली मौद्रिक नीति अपना के हम क्या करेंगे, मंदी को दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आती है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। यानी कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है या उसकी जीडीपी लेवल का क्या है। तो ये भी क्या है, ये भी भाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है, किसी भी कंट्री के लिए अगर हमें किसी भी कंट्री की ग्रोथ की बात करनी है, किसी भी कंट्री के जन कल्याण की बात करनी है, जितनी इनकम होगी कंट्री की उसी के अकॉर्डिंग तो कल्याण होगा ना। क्योंकि इनकम यानी कि पैसा जितना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उनका क्या करेगा, वेलफेयर लेवल उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा पैसे से वो ज्यादा चीजों को क्या कर पाएंगे, कंज्यूम कर पाएंगे, ज्यादा फैसिलिटी वो ले पाएंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेनिफिट है, ये इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। इसके बाद बात आती है आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन में सहायक, यानी कि क्या है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारा क्या करता है आर्थिक नियोजन में, यानी कि जो हमारा बेसिकली क्या है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग में भी ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग कब होगी, जब प्रॉपर डाटा होगा, डाटा से इकोनॉमिक प्लानिंग बनेगी। और क्या करेगा, ये समग्र लेवल पे क्या करता है, हमें डाटा प्रोवाइड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समग्र लेवल पे जब डाटा होगा तो हम समग्र लेवल की पॉलिसी बना पाएंगे, जैसे इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसी, हम मनी से रिलेटेड पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी, हमारी प्राइस से कोई रिलेटेड पॉलिसी, तो ये पॉलिसी हम क्या कर पाएंगे, फॉर्मुलेट कर पाएंगे या बना पाएंगे। इसके बाद आता है कि ये हमारा जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसके लिए भी ये सहायक है। अगर हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की स्टडी करनी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, यानी कि क्या है भाई, जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं उसके यूज के लिए भी क्या है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। जैसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली
थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम घटते सीमांत उपयोगिता के नियम की बात करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि भाई हमें पहले क्या होता है, हम मैक्रो लेवल से क्या करते हैं, हम उपयोगिता की, या जो हम क्या करते हैं एक समग्र लेवल पर उपयोगिता की बात करते हैं, तभी हम घटती सीमांत उपयोगिता के लॉ की बात करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी जो अगली जो हमारी नेक्स्ट यूनिट जो हम यूज करेंगे उससे जो हमारी सीमांत उपयोगिता वो बेसिकली क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो हमें कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वो भी क्या है हमारे लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सामूहिक आर्थिक विरोधाभास की। सामूहिक आर्थिक विरोधाभास। ठीक है, यानी कि सामूहिक आर्थिक विरोधाभास का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक जो हमारा क्या होता है पैराडॉक्सिस होता है, यानी कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्स के बारे में बताएगा। हमने बात की थी कि जो सेविंग का एक पैराडॉक्स है हमारे सामने, क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है हमें कि प्रत्येक बंदे को हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक बंदे को सेविंग करनी चाहिए। तो जो सेविंग है बेसिकली वो इंडिविजुअल लेवल पे बेटर चीज है, क्योंकि एक बंदा सेविंग करेगा उसको मुसीबत में वो काम आ जाएगी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैं ये समझाने की कोशिश करता, भाई अगर एक बंदे की तरह सारे लोगों ने सेविंग करनी स्टार्ट कर दी तो फाइनली क्या होगा, फाइनली डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन अगर बंद हो गया तो कोई भी कंट्री की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये क्या है, ये जो हमारा सामूहिक आर्थिक विरोधाभास है, जो पैराडॉक्स को समझाने का काम करता है, वो भी कौन करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हमारे लिए करता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन, हम यहां लिख रहे हैं 9 पॉइंट नंबर 9, जिसको हम बोलेंगे सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन। ठीक है, यानी कि सामान्य बेरोजगारी का जो लेवल है, यानी कि इंप्लॉयमेंट लेवल है किसी भी कंट्री के अंदर में, बेरोजगारी की समस्या हमारी उत्पन्न होगी, कितने लोग बेरोजगार, या जो बेरोजगारी की समस्या किस प्रकार से हम इसको दूर कर सकते हैं, तो ये सब स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। और लास्ट अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक विकास का अध्ययन, जो हमारा आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का जो हम अध्ययन करते हैं, ये भी किसके अंदर करते हैं हम, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही करने का काम करते हैं, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है या हम किस किस तरीके से कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजों की जो हम स्टडी करते हैं, ये भी हम किसके अंदर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करने का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की, कि अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में सहायता करता, आर्थिक नीति का निर्माण करता, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण, सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन, राष्ट्रीय आय का अध्ययन, आर्थिक नियोजन में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, सामूहिक आर्थिक विरोधाभास, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन और आर्थिक विकास का अध्ययन। तो ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है। अब हम कुछ इसकी लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की अपने आप में लिमिटेशंस क्या क्या है, या इसकी सीमाएं क्या है। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लिमिटेशंस है, सबसे पहले लिमिटेशंस क्या है, कि व्यक्तिगत इकाइयों पर इसकी निर्भरता है, व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भरता, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली निर्भर किसके ऊपर है, वो व्यक्तिगत इकाइयों के ऊपर, यानी कि वो माइक्रो लेवल पे ही क्या है, वो उसके ऊपर निर्भर है। भाई जैसे माइक्रो लेवल पे ही हमें कुछ छोटी छोटी चीजें मिली, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, समग्र लेवल पे हम हमारा कंक्लूजन निकालेंगे, या हम कंक्लूजन निकालने का काम करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे सामने संरचना की भ्रांति, यानी कि सैमुअल्सन साहब ने कहा कि संरचना की भ्रांति सामने आती है। यानी कि क्या था, माइक्रो लेवल पे तो वही हमारा, हम सेविंग वाला एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे सेविंग अच्छी बात है, लेकिन अगर सेविंग हमने मैक्रो लेवल पे करनी शुरू कर दी तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। तो ये अपने आप में इसकी सीमा है, कि ये व्यक्तिगत इकाइयों के ऊपर ही क्या है, ये निर्भर करता है। इसके बाद आता है विभिन्न इकाइयां, विभिन्न इकाइयां। इट मीन्स क्या है, कि जैसे अगर हम मान के चलेंगे, हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली हम कलेक्टिवली बात करते हैं, तो इकाइयां अलग अलग हो सकती है, यानी कि भिन्न भिन्न इकाइयां हो सकती थी, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, हम उनको जोड़ के ही देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मान के चल रहे कि 6 सेब प्लस 7 संतरे,
तो क्या हो गया ये हमारे सामने 13, मतलब मान के चले कि 6 सेब प्लस 7 सेब यानी कि क्या हो गए हमारे सामने 13 सेब हो गए। उसके बाद हमने मान लिया कि 6 सेब 7 संतरे इक्वल टू कितने हो गए हमारे सामने 13। 13 ये फल हो गए। ये भी बात भी ठीक है कि हमने मान ली कि 13 सेब मान लिए 13 फल मान लिए, लेकिन मान लीजिए हम ऐसा मान ले कि 6 सेब प्लस 7 घर इज इक्वल टू आ तो 13 गए ये भी, लेकिन क्या इसका अपने आप में कोई लॉजिक है कि 6 सेब प्लस 7 घर, कोई लॉजिक नहीं बना। तो ये भी इसकी क्या अपने आप में एक सीमा, ये क्या करता है ये विभिन्न इकाइयों की तो अलग अलग डिफरेंट लेवल बात नहीं करता है, कलेक्टिवली बात करता है। तो कई बार चीजें क्या हो जाती है हमारे सामने काफी हास्यास्पद चीजें हो जाती है। तो इसके लिए हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है, हमें मौद्रिक मूल्य निकालना पड़ता है कि इस चीज का मौद्रिक मूल्य कितना, ताकि हम क्या कर पाए चीजों को समझ पाए। और जो मौद्रिक मूल्य बेसिकली वो क्या नहीं होता, वो उसके उपयोग मूल्य के कभी बराबर नहीं होता कि किसी चीज का उपयोग मूल्य कुछ भी है और मौद्रिक मूल्य कुछ अलग हो सकता है। तो ये इसके लिए क्या है बेसिकली इसकी सीमा है, इसके लिए क्या है ये बेसिकली एक लिमिटेशंस की तरह काम करती है। इसके बाद आती है कि समूह की अपेक्षा समूह की बनावट अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसमें क्या बात बेसिकली मानते हैं कि बनावट जो बेसिकली है वो अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जो समूह की बनावट है बेसिकली वो समूह से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। समूह से ज्यादा इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या है कि जैसे कोई समूह है बेसिकली एक, तो जैसे मान लीजिए कि जर्नल प्राइस लेवल की बात कर ले कि जर्नल प्राइस लेवल मान लीजिए कि 1990 का और मान लीजिए कि हम 1995 की बात करें कि दोनों का जर्नल प्राइस लेवल सेम है क्योंकि समूह की बात कर ली। लेकिन क्या करता है ये समूह के जो बनावट पर अधिक महत्वपूर्ण, मतलब अधिक महत्वपूर्ण माने यानी कि पूरा समूह मान लिया। लेकिन अगर मान लीजिए जर्नल प्राइस लेवल उसके अंदर तो मान लीजिए कि जैसे फूड ग्रेन का भी प्राइस आ गया और जो अलग चीजें उनका भी प्राइस आ गया। अब मान लीजिए फूड ग्रेन का प्राइस तो कम हो गया और जो अदर चीजें मान लीजिए कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उनका प्राइस बढ़ गया, तो एवरेज या जो जनरल प्राइस लेवल तो सेम सेम आएगा ना। लेकिन अगर रियलिटी बात करें तो फूड ग्रेन का प्राइस तो कम हुआ था। अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो अच्छी तरीके से हम चीजों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे। लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने पूरे समूह को कलेक्टिवली तरीके से चीजों को देख लिया, तो जिससे क्या हो गया ये अपने आप में इसकी एक लिमिटेशन उभर के आई है, इसकी सीमा उभर के आई। उसके बाद आती है एक समूह के विभिन्न प्रभाव। एक समूह के विभिन्न प्रभाव, ठीक है। यानी कि इट मींस क्या है कि जो एक ग्रुप होता है बेसिकली यानी कि डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ एग्रीगेट, यानी कि किसी भी एक समूह के क्या होते हैं अलग अलग इफेक्ट होते हैं। अब मान लीजिए कि एक समूह के इफेक्ट अलग अलग इफेक्ट का मतलब क्या हो, जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का क्या होता है अलग अलग ग्रुप के अंदर अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन हुई तो हमारे बेसिकली जो उद्योगपति लोग हैं और इसके साथ साथ क्या बेसिकली जो हमारे क्या है जो हमारे व्यापारी लोग उनको तो फायदा होगा, क्योंकि वो क्या है वो फायदे की साइड बैठे हैं। भाई इन्फ्लेशन हुआ यानी कि महंगाई बढ़ी तो वो तो ज्यादा कीमतों पर बेचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग क्या है बेसिकली जो लोग सैलरी बेस पे काम करने वाले उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनकी तो सैलरी फिक्स है और चीज जब उनको क्या हो जाएगी महंगे पे मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक समूह के विभिन्न प्रभाव, यानी कि एक जो एग्रीगेट है एक जो समग्र है उसके अलग अलग लोगों पर क्या होते हैं अलग अलग प्रभाव होते हैं, किसी को फायदा होता है किसी को नुकसान होता है। लेकिन ये क्या करता ये तो कलेक्टिवली देखेगा, भाई ये तो इन्फ्लेशन का पूरा फायदा ही बताओगा नुकसान ही बताओगा। लेकिन इन्फ्लेशन का कुछ समूहों को फायदा भी हो सकता है और कुछ समूहों को नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद आती है सीमित व्यवहारिकता की बात। सीमित व्यवहारिकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है सीमित व्यवहारिकता का मतलब कि जो ये बेसिकली धरातल लेवल पे क्या है बहुत सीमित मात्रा में बहुत लिमिटेड मात्रा में इसकी व्यवहारिकता, बहुत सारा क्या ये थ्योरी के ऊपर है या सिर्फ किताबों के ऊपर ये क्या है केवल सैद्धांतिक दृष्टि के ऊपर ही क्या है सिमटे हुआ, किताबों के ऊपर इसकी बात सिमटी हुई। बहुत सारी चीजें जो हम क्या करते हैं जो हम थ्योरी जो हम व्यवहार में या ग्राउंड लेवल पे उनको क्या नहीं कर सकते, उनको लागू नहीं कर सकते बहुत सारी थ्योरी को। और लास्ट में जो बात आती है व्यक्तिगत इकाइयों के योगदान की उपेक्षा, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है ये व्यक्तिगत इकाइयों की जो योगदान की क्या करता है उपेक्षा करता है। यानी कि व्यक्तिगत चीजें यानी कि क्या होती है ये व्यक्तिगत चीजें मिली समग्र बन गया, समग्र बढ़ते ही व्यक्तिगत चीजें क्या होगी सारी की सारी मिल गई, उनकी अपने आप में कोई सत्ता नहीं बची, उनकी अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची। तो ये भी क्या होता है ये भी बेसिकली इसका जो इसकी है लिमिटेशंस है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस जो आप नोट डाउन कर सकते हो। यानी कि व्यक्तिगत इकाइयों पर पहली बात इसकी निर्भरता है, दूसरी बात क्या है कि विभिन्न इकाइयां, तीसरी बात क्या है कि बनावट अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि क्या करता है ये समूह की अपेक्षा समूह की बनावट अधिक महत्वपूर्ण मानता है ये। उसके बाद क्या मानता है कि एक समूह के विभिन्न प्रभाव और सीमित व्यवहारिकता और उसके बाद व्यक्तिगत इकाइयों के योगदान की उपेक्षा ये करता है।
तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। ठीक है, तो बेसिकली यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। उसके बाद हमने देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। उसके बाद हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी और फिर हमने इसकी कुछ लिमिटेशंस देखी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं तक था। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।